जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक बहाली जो आई हुई है उसके नया पैटर्न पर जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस के द्वारा, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस बुक को हम लोग देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को, सोशल साइंस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और मुझे कुछ सहयोग कीजिए चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे काम करने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों को। आज का प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। देखिए, कपास, चाय, जूट ये बेचने के लिए उपजाया जाता है जो नकदी फसल है, और आलू जो है नकदी फसल नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन के अनुसार इसमें से कोई नहीं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि वे जल का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि ये जल का अवशोषण करते हैं। आगे देखेंगे, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल मदगांव हिमानी से है। जो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और निकलती कहाँ से है? मदगांव हिमानी से। मिस्र की नदी नील जो विश्व की सबसे कौन सी है? चौड़ी नदी है। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये भी याद रखिएगा साथों साथ। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है? समुद्र को स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है? ऑप्शन के अनुसार उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है सामान्यतः? 12 से 10.10 मिलीबार होता है समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब। 2 समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? 2 समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? कंदरा कहा जाता है इसे। इस आकृति को क्या बोलते हैं? कंदरा। कंदरा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, इसमें आप लोगों को बता दें, जो भाखड़ा नंगलबाद जो महानदी पर है, यहाँ पर क्या दिया गया है? सतलज नदी दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार यही गलत हो जाएगा। भाखड़ा नंगलबाद महानदी पर है। बाकी सब सलाल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सब सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। देखिए, इसमें आप लोग को बता दूं, जो यूरेनियम जो है इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। बाकी थोरियम, प्लूटोनियम और पोलोनियम जो चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन यूरेनियम का निष्कर्षण किया जाता है मनुष्य के द्वारा। आगे देखेंगे, 2 समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की आकृति को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। 2 समानांतर यानी 2 पहाड़ियों के बीच धंसे भाग को ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है कब? दक्षिणी पश्चिमी मानसून मई से सितंबर के बीच में चलती है उत्तर भारत में। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख जो होती है, उसकी तारीख होती है आधा दिन घट जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने में आधा दिन घट जाती है उसकी तारीख।
सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य का सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। सील क्या है? यह ज्योग्राफी का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को लूसेंट में भी ये दिया गया है। सील क्या है? सील अवनमन का एक निर्माण करता है। सील जो होता है, सील एक छोटे छोटे बालू के और मिट्टी के कण से होते हैं जो धरातल पर अवनमन का निर्माण करते हैं। क्या हो जाएगा? अवनमन हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 मार्च को, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब होता है? 21 दिसंबर को। आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? देखिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इथोपिया की राजधानी सुवा है। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग है। लेकिन कोरिया की राजधानी प्योंगयांग नहीं है। कोरिया की राजधानी प्योंगयांग नहीं, कोरिया की राजधानी सियोल है। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? कैस्पियन सागर कहिए या कैस्पियन झील अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में कैस्पियन सागर झील अवस्थित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, आइसोहाइट उस स्थान को कहा जाता है जो समान वर्षा वाले स्थानों को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोबार्स कहा जाता है समान दबाव वाले स्थानों को। आइसोथर्म कहा जाता है समान ताप वाले स्थानों को। लेकिन आइसोहेलेन जो होता है समान गहराई वाले स्थानों को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्द्रता दिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी में स्थित है? रिफ्ट घाटी में स्थित है। देखिए, लूनी नदी और ताप्ती नदी ये दोनों जो है रिफ्ट घाटी में स्थित है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, प्राकृतिक तटबंध, एस्कर, पेल्जे और बरकान, यह चारों जो है, ये चारों आप लोगों को बता दूं, ये चारों देखिए, एस्कर जो होता है, एस्कर कास्ट को कहा जाता है, ठीक। पेल्जे जो होता है नदियाँ होती है, और बरकन जो होता है बाटोड़ होता है, बाटोड़ बरकन। अब प्राकृतिक तटबंध हिम नदिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टालेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होता है, अति निकट होता है होगा। स्ट्रैबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की थी। देखिए, ये जो खोज यात्री थे, यात्री जो भारत में आए थे, उनके द्वारा यह प्रश्न बिंदु किया गया था। उनके अनुसार यह कौन सा सही होगा? देखिए, इसमें टालमी जो था, टालमी यात्री जो था, उनके कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम के निकट में स्थित होगा। तो ऑप्शन नंबर ये केवल एक सही होगा, इसका सही था कट।
निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार परिवर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबनिज का विरोध किया, परंतु हुम तथा गोएट के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उसका विस्तारण किया। देखिए, ये विश्व भूगोल का इतिहास है। विश्व भूगोल के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाएंगे, उसमें से भी कुछ प्रश्नों को इसमें समाविष्ट किया गया है। तो थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, यह प्रैक्टिस सेट से आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, बेरेनियस जो था उनके प्रत्ययों का समर्थन किया था। कौन किया था? बेरेनियस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है, एक क्षेत्र है जो हिमनदित नहीं हुआ है, तो कौन सा? ड्रमलिंग प्रदर्शित कर सकता है। ड्रमलिंग प्रदर्शित कर सकता है जो हिमनदित नहीं हुआ है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालिक वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी। सॉरी दोस्तों, मुंबई में की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? किससे की थी? शाहजहां से उन्होंने भारत में व्यापार करने के अनुमति प्राप्त की थी। नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1886 में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के महादेव गोविंद रानाडे। उपनिवेशों की विषय वस्तु क्या है? उपनिषदों की विषय वस्तु इसमें क्या है? उपयुक्त में से सही दर्शन, कर्मकांड और भक्ति, ये तीनों विषय पर उपनिषद लिखा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्मी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्मी किस वंश का शासक था? पुष्पवती शुंग वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्मी था। फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था? फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके शासन काल में भारत आया था। आगे देखेंगे, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? तीसरी शताब्दी में अजंता के प्राचीन चित्र उत्खलित किए गए थे। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें देखिए, मेगास्थनीज, फाह्यान और हेनसा, ये तीनों को मिलान करना है। देखिए, इसमें देखिए, मेगास्थनीज गुप्त वंश के शासनकाल में भारत आया था। फाह्यान जो था मौर्य वंश के शासनकाल में आया था। हेनसांग था पुष्पवती शुंग के वंश में भारत आया था। देखिए, 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है।
तीर्थयात्रियों और राजवंशों से मिलान करना है। देखिए मेगास्थनीज जो था गुप्त वंश के शासनकाल में आया था भारत। हेनसांग था पुष्पवती सुंग के वंश के शासनकाल में भारत आया था। फायान था मौर्य वंश के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका मिलान सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए के 3, बी के 1 और सी के 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन थे? उत्तर रामचरितमानस के लेखक इनमें से कोई नहीं। देखिए वाल्मीकि, तुलसीदास, भवभूति, इसमें से कोई नहीं था। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। अशोक के 14वां शिलालेख पाए गए थे सारनाथ में। कहाँ पाए गए थे? सारनाथ में पाए गए थे। बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता था? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल फजल थे अकबरनामा के लेखक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दारुल सफा एक पुस्तकालय का नाम था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड का प्रमुख कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कीमतें स्थिर हो और बाह्य मित्र वैधता न हो, उद्योग पूर्ति चक्र क्या हो जाती है? इसमें से उद्योग पूर्ति चक्र औसत लागत वक्रों के क्षैतिज योग से व्युत्पन्न होता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। देखिए अर्थशास्त्र का यह प्रश्न है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है किसमें? जब कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है तब। रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत, इसमें देखिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए 1 में देखते हैं क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जो सही है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। 1 और 2 दोनों सही है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है स्वायत्त प्राप्तियां और स्वायत्त भुगतानों के बीच अंतर जब हो जाता है तब भुगतान संतुलन घाटा की स्थिति में होता है।